हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये तीनों चैप्टर को हमने क्या किया है, बीच से शुरू किया है पूरी 11 की सीरीज को। तो ये तीनों चैप्टर हमने एकदम डिटेल में पढ़ा है। जितने भी लोग ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। अब ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम अपना 4th चैप्टर हमारी 11 की सीरीज का शुरू करेंगे, जो क्या होगा, थर्मोडायनामिक्स होगा। तो जितने भी लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। हम अपनी 11 की सीरीज को बीच से इसलिए चालू किए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग स्कूल लेवल में अपने पहले चैप्टर्स के बारे में स्टडी कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि एट द एंड उनके जो लास्ट के चैप्टर्स है वो हमेशा क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, या बीच से उनका कंसंट्रेशन टूट जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बीच से शुरू करेंगे, एंड तक जाएंगे, उसके बाद स्टार्टिंग चैप्टर्स के बारे में तो पढ़ेंगे, फिजिकल वर्ल्ड, मेजरमेंट्स के बारे में, ये सब चीजों के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, जब मैं उसको पहले चैप्टर्स वहां के पढ़ाऊंगा तो आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, अपना थर्मोडायनामिक्स। इसके पहले हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए एकदम डिटेल्ड वे में। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो ये वाला कौन सा होगा, हमारा पार्ट 1 होगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे थर्मोडायनामिक्स, और थर्मो के बारे में बात करेंगे कि कैसे होता है, कैसे इसकी डिराइव करेंगे, क्या होता है वर्क, क्या होता है हीट, पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स को। तो नाम से ही समझ में आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मो मतलब क्या होता है, हीट, और डायनामिक्स मतलब हीट का फ्लो, हीट का इफेक्ट, हीट के कारण कैसे फोर्सेस पैदा हो रही है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं, जो हमने किस में बताया था, अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो हमारे कौन से चैप्टर रहते हैं, 9th और 10th चैप्टर हमने क्या कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया। हमने 9 चैप्टर से ही अपनी सीरीज शुरू करी थी, इसके पहले के पूरे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे इन सबके बाद। मगर तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी हमने कंप्लीट कर दिया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी लास्ट हमने यही चैप्टर कंप्लीट किया है। और अब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा, थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है थर्मोडायनामिक्स, और इसके बारे में पूरा डिटेल्ड में। फिर उसके बाद अगला थोड़ा काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन और वेव्स के बारे में अगले चैप्टर्स देखेंगे। ओके, तो एक बार सिलेबस देखते हैं थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो ये है पूरा थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस, जिसमें हमें क्या करना है, ये सब टॉपिक के ऊपर स्टडी करनी है। क्या होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में देखना है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में देखना है। जिसमें फोकस करते हैं वो सिस्टम होता है, सिस्टम के आसपास जो भी चीजें वो सराउंडिंग होती है, और जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी चीज है जिसमें क्या होता है कि कोई भी एक चीज, जैसे एक पानी का ग्लास रखा हुआ है और उसमें कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, उसका कोई भी प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मतलब सराउंडिंग के साथ उसमें कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे, दो चीज का टेम्परेचर सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ के बारे में देखेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, एक प्रकार की मैथ्स की जो पैरेलल लाइंस की हम लॉ पढ़ते हैं वैसी जैसी रहती है। दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है और तीसरी लाइन पहली लाइन से पैरेलल है, तो दूसरी और तीसरी लाइन भी क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे। ये किसके सेंस में रहता है, टेम्परेचर के सेंस में रहता है। दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, तीसरी बॉडी लेके आए, तीसरी और पहली बॉडी का टेम्परेचर सेम है, तो दूसरी और तीसरी बॉडी का भी टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। हीट के बारे में देखेंगे, कैसे हीट इंटरेक्शन होता है, हीट फ्लो कैसे होता है, इक्वेशंस हम कैसे निकालते हैं। इंटरनल एनर्जी के बारे में देखेंगे, हर एक जो चीज होती है उसके अंदर इंटरनल एनर्जी होती है। क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स कंपन करते हैं और उसी के कारण उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी आती है, और उसकी ओरिएंटेशन के कारण जैसे भी कितनी भी वो ऊंचाई में रखी है, उसका नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाले हिस्से में ऊंचाई का फर्क होगा, तो इसके कारण उस बॉडी में क्या आती है, इंटरनल एनर्जी आती है। वर्क के बारे में देखेंगे, वर्क इंटरेक्शन क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे कि कैसे हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो वो या अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करता है या वो क्या करता है, वर्क करके देता है हमें एज एनर्जी बैलेंस के फॉर्म में देखेंगे। क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या है, एक प्रकार से लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसी पे बेस्ड है, बट वो हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क के फॉर्म में। हीट कैपेसिटीज के बारे में देखेंगे, इसके बारे में हमने ऑलरेडी क्या होता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ लिया है, बट यहां पे हम उसको इक्वेशन फॉर्म में और अच्छे से देखेंगे। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे, क्या क्या होते हैं जो एक स्टेट को डिफाइन करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम्स, यही होते हैं एक प्रकार के स्टेट वेरिएबल्स। इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में देखेंगे कि कैसे हम किसी इक्वेशन यूज करके किसी भी स्टेट के बारे में हम पता कर सकते हैं।
थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब चीजों के, एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। हीट इंजन के बारे में देखेंगे। हीट इंजन कौन सा प्रिंसिपल है, जितने भी हमारे गाड़ी के इंजन होते हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल्स के इंजन होते हैं, सब किस में वर्क करते हैं, हीट इंजन पे वर्क करते हैं। मतलब वो हीट के फॉर्म में क्या, जो पेट्रोल जो भी फ्यूल रहता है उसकी हीट की एनर्जी को वो क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। रेफ्रिजरेटर्स के बारे में देखेंगे, जस्ट ये हीट इंजन का अपोजिट वर्क करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर रहते हैं, हीट निकालते हैं, उसमें हम वर्क देते हैं और वो फ्रिज के अंदर के वाले पोर्शन से हीट निकालते हैं, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। और हीट पंप के बारे में देखेंगे। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप लगभग एक ही चीज है, बट उसमें हम सिस्टम किसको मानते हैं, कौन सा हमारा वर्क करता है, उसके बारे में देखेंगे। जैसे हम देखें एसी को, आप देखे होंगे जो भी स्प्लिट एसी रहता है, या आप देखे होंगे दो हिस्से में एसी रहता है, एक अंदर लगे रहता है और एक हिस्सा उसका बाहर लगे रहता है, ठीक है। तो अंदर वाला हिस्सा क्या करता है, रूम से हीट निकालता है और बाहर वाला हिस्सा एटमॉस्फेयर में उस हीट को रिलीज कर देता है। उल्टा कर दें, बाहर वाला हिस्सा अंदर लगा दे और अंदर वाला हिस्सा बाहर लगा दे, तो वो हीटर का काम करने लग जाएगा। बट उल्टा कर दें, अंदर वाले हिस्से को बाहर वाले हिस्से को अंदर लगा दे, तो वो एक प्रकार से हीटर का काम करने लग जाएगा। बस थोड़ा सा सिस्टम को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यही सब चीजों के बारे में देखेंगे कि कैसे उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखेंगे कि क्या होती है सेकंड लॉ हमारी थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी क्या होती है, इस चीजों के बारे में देखेंगे। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ऐसे कौन से प्रोसेस होते हैं जो वापस पूरा रिस्टोर हो जाते हैं जैसे वो शुरू हुए थे, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो वापस रिस्टोर नहीं होते। और कार्नोट इंजन के बारे में देखेंगे, जो बेसिक है पूरे इंजन का, जितने भी हमारी गाड़ी के इंजन रहते हैं, एक आइडियल इंजन क्या है, कार्नोट इंजन बेसिक है उसका, और उसी से सारी चीजें क्या हुई है, डेवलप हुई है आगे जाके। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम पूरा देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, उसका डेफिनेशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट, थर्मोडायनेमिक्स इज ए फील्ड ऑफ फिजिक्स। क्या है, एक ये फिजिक्स की फील्ड है रिलेटिंग हीट एंड वर्क ट्रांसफर, जो क्या करती है, रिलेट करती है हीट और वर्क ट्रांसफर को। वर्क और हीट का एक बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। इसका आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे ठंडी के टाइम में आप क्या करते हैं, आपको ठंडी लगती है तो अपने हाथ को आप ऐसे ऐसे रब करते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं, जैसे आप अपने हाथ को रब करते हैं आपके हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो एक प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से वर्क कर रहे हैं, और आपका जो हाथ का वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, हीट को आप वर्क के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसका एग्जांपल क्या है, हमारे गाड़ी के इंजन, फ्यूल एनर्जी की हीट को हम मैकेनिकल एनर्जी के वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी चीजों के बारे में देखेंगे कि कैसे वो होता है। बस एक और टर्म साथ में आती है, इंटरनल एनर्जी, जिसके कारण क्या होता है, ये सारे चेंजेस होते हैं, और वो भी एक टर्म आती है जिसको हम यूज करते हैं। तो तीन चीज होती है, एंड दी एसोसिएटेड चेंजेस इन दी प्रॉपर्टीज। और हम क्या देखेंगे, वर्क और हीट के इंटरेक्शन के कारण जो किसी की प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होता है, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर की क्या प्रॉपर्टीज देखेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स में, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, ऐसी प्रॉपर्टीज देखेंगे जो ऊपरी तौर पे दिखती है और हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और सेंस लगा सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक ऐसी ब्रांच है मैक्रोस्कोपिक लेवल की है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल की नहीं है, मतलब एकदम हम माइक्रो लेवल में, एटम्स लेवल में जाके यहाँ पे वर्क नहीं करते। थर्मोडायनेमिक्स में हम ऊपरी लेवल पे वर्क करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जो हमें दिखता है, जो हम मेजर कर सकते हैं। कोई भी चीज गर्म हो रही तो हमें दिखेगी, किसी का भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हमें महसूस होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज में हम वर्क करते हैं। तो कैसी प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एसेट्रा, मास, और उसकी कंपोजिशन भी रहती है ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस में हम वर्क कर रहे हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस, जो भी होगा, उस पे हम हीट और वर्क का इंटरेक्शन देखेंगे और ये प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स इज ए मैक्रोस्कोपिक साइंस। तो क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल की साइंस होती है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है, मैक्रो मतलब बड़ा, ऊपरी लेवल की, मतलब ऐसे लेवल जो हमें आंख से दिखता है, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम मतलब मेजर कर सकते हैं और देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स वर्क नहीं करता। तो जो भी हम ऊपर लेवल की चीजों पे बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। और यदि हम एकदम मॉलिक्यूलर लेवल में चले गए, एटम्स लेवल में, तो उसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो हम क्या पूरी स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल के बारे में ही पढ़ते हैं, मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल में, ऊपरी लेवल पे, बड़े लेवल पे, एकदम अंदरूनी लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स कोई भी लेवल में डील नहीं करते। जो भी लोग हायर स्टडीज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उन लोग भी मैक्रोस्कोपिक लेवल में ही थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं, याद रखिएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स एक प्रकार की मैक्रोस्कोपिक साइंस है, ऊपरी लेवल में, जब हम सारी प्रॉपर्टीज को आंख से देख सकते हैं और मेजर
कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं होगी जो उसके एकदम इंटर एटॉमिक लेवल में हो रही होगी और हमको नहीं दिखे, तो ऐसा साइंस नहीं है। इट इन्वॉल्व्स फ्यू मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। अब जब मैक्रोस्कोपिक साइंस है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पे हम वर्क करते हैं, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऐसी कौन सी हुई जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होगी जिनको हम आंखों से देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं? क्या प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम? बिल्कुल हम आंखों से देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यही क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं ऑफ दिस सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, जो भी बड़े लेवल की प्रॉपर्टी है उसकी वो। थर्मोडायनेमिक्स अवॉइड्स द मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑल टुगेदर। तो थर्मोडायनेमिक क्या करता है? एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे उसके डिस्क्रिप्शन को पूरा अवॉइड कर देता है। वो बस ऊपरी लेवल पे देखता है कितना गर्म है, कितनी हीट ट्रांसफर कर रहा है, कितना इसको वर्क मिल रहा है, इस वर्क से क्या चेंजेस करेगा, पूरा ऊपरी लेवल पे देखता है। और थर्मोडायनेमिक्स को आप कोई भी लेवल में पढ़िए, जो हायर क्लासेस में इंजीनियरिंग करने जाते हैं लोग, उन लोग भी थर्मोडायनेमिक्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल में ही पढ़ते हैं। एकदम अंदर जाके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई नहीं पढ़ता। तो ये ऐसी साइंस है ही नहीं, ये पूरे ऊपर लेवल की साइंस है। द स्टेट ऑफ अ गैस, मतलब किसी एक गैस का स्टेट इन थर्मोडायनेमिक इज स्पेसिफाइड बाय माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। तो किसी भी गैस का स्टेट कैसा है, एक गैस दूसरे गैस से अलग कैसी है, ये सब कैसे पता चलेगा? उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, बस ये 3 वेरिएबल्स है। और दूसरी गैस अलग कैसे है, तो उसका टेम्परेचर अलग होगा, उसका प्रेशर अलग होगा, उसका वॉल्यूम अलग होगा। तो कोई भी गैस का 2 वेरिएबल्स यदि हमें पता चल गया, टेम्परेचर और प्रेशर, तो हम उसका स्टेट फिक्स कर सकते हैं कि हाँ इसका स्टेट ये है, इसका स्टेट ये। तो यही होते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, और इसी से भी हम किसी भी गैस, सॉलिड, लिक्विड, किसी का भी स्टेट बता सकते हैं हम, सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और कंपोजिशन ऑफ गैस। मास भी देखना पड़ता है और कंपोजिशन की कैसे कंपोज होके वो गैस बनी है। तो ये सब चीजों के बारे में हम देखते हैं, पूरा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, ऊपरी लेवल की साइंस। ओके, अब यदि हम थर्मोडायनेमिक्स के एकदम प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करें, ये वाला जो डेफिनेशन है, एक अच्छी, बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक होती है थर्मोडायनेमिक्स की, जिसको हम बोलते हैं पीके नाग, एक इंडियन प्रोफेसर ऑथर है, जिनकी बहुत सारी बुक्स चलती है हर सब्जेक्ट में, जो वो हीट ट्रांसफर की भी बुक्स लिखते हैं, बहुत सारी बुक्स लिखते हैं वो। तो उनका ये एक डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन लोगों में बहुत पसंद आता है, और ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। क्या? थर्मोडायनेमिक्स अ क्लासिकल और मैक्रोस्कोपिक साइंस। तो क्लासिकल और मैक्रोस्कोपिक का मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। मैक्रोस्कोपिक मतलब मैंने आपको बताया ऊपरी लेवल पे ऐसी चीजें जो हमें आंख से दिखती है और मेजर कर सकते हैं। एटॉमिक लेवल पे तो हम कोई चीजें मेजर नहीं कर सकते, बहुत सारी एटॉमिक लेवल पे ऐसी चीजें जो साइंटिस्ट भी मेजर नहीं कर सकते, क्वांटम प्रॉपर्टीज के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक क्या है? एक क्लासिकल और मैक्रोस्कोपिक साइंस है। क्लासिकल, मैक्रोस्कोपिक मतलब ऊपरी लेवल की स्टडी, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडीज, मतलब इस थर्मोडायनेमिक किस चीज की स्टडी करती है? वेरियस एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करती है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? हीट फॉर्म में होती है एनर्जी, वर्क फॉर्म में होती है, यही 2 फॉर्म में एनर्जी होती है। इसके बाद एक अगली एनर्जी आ जाती है लाइट के फॉर्म में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वो पूरा अलग सब्जेक्ट हो जाता है। वो वेव्स की एनर्जी एकदम अलग ही हो जाती है। नॉर्मल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? वर्क और हीट के फॉर्म में ही एनर्जी होती है। हीट मतलब गर्मी, वर्क मतलब फोर्स के फॉर्म में। कोई भी चीज को आपको उसमें हीट दे दीजिए तो वो गर्म हो जाएगी, यदि आपको उसको वर्क देना है तो एक ठोक लात मार दीजिए तो उसको वर्क मिल जाएगा। सिंपल मतलब वर्क कैसा होगा? फोर्स के फॉर्म में होगा उसमें। तो एनर्जी इंटरेक्शन, नोटेबली हीट एंड वर्क। और एनर्जी इंटरेक्शन में यदि हम सही चीज नोट करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा? हीट और वर्क के फॉर्म में होगा। मतलब एनर्जी इंटरेक्शन किस फॉर्म में पढ़ेंगे हम? हीट और वर्क के फॉर्म में। हीट एंड वर्क ट्रांसफर विथ मैटर, और किसके साथ होगा? मैटर के साथ। कभी कभी क्या होगा, जब हीट ट्रांसफर होगी तो साथ में मैटर भी ट्रांसफर हो जाएगा। गर्म वाला मैटर फ्लो करेगा, तो एक प्रकार से एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और मैटर भी ट्रांसफर हो रही है। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जितने भी प्लांट्स होते हैं वहां पे जो टरबाइन होती है उसको कैसे चलाते हैं? एक बॉयलर रहता है, मतलब एक प्रकार का बड़े लेवल का कुकर रहता है, यदि सिंपल सेंस में बोले तो। उसमें वाटर को हम गर्म करते हैं, स्टीम के फॉर्म में बनाते हैं। वो भाप क्या करती है? टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाती है। वो टरबाइन के ब्लेड्स किससे कनेक्टेड रहते हैं? जनरेटर से कनेक्ट रहते हैं। तो वो जो गर्म स्टीम पूरा मूव करती है, टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करती है, तो वो स्टीम को ही हम क्या मानते हैं? अपना सिस्टम मानते हैं। तो वो स्टीम के ऊपर हम स्टडी नहीं कर सकते, तो हम एक सेक्शन ले लेते हैं कि टरबाइन में कितनी स्टीम घुस रही है और कितनी स्टीम निकल रही है। तो मैटर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसके बारे में भी देखते हैं। और वो मैटर गर्म है, हीट है उसमें, और वो टरबाइन के ब्लेड्स को घुमा के वर्क देके चले जा रहा है, तो इसलिए हम ऐसा एनर्जी का इंटरेक्शन देखते हैं। विच ब्रिंग्स, तो यही एनर्जी इंटरेक्शन क्या लाते हैं? विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस।
और यही जो हीट और इंटरेक्शन है ये किसमें चेंज लाते हैं, किसी भी चीज की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन पे, दैट आर परसेप्टिबल एंड मेजरेबल। तो दैट आर परसेप्टिबल मतलब ऐसी चीजें जिनको हम परसीव कर सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, ये लॉजिकली देख सकते हैं पूरा, परसेप्टिबल का मतलब, और मेजरेबल का मतलब जिसको हम नाप सकते हैं। तो ये क्या है, एकदम प्रॉपर और एडवांस डेफिनेशन है किसका, थर्मोडायनेमिक्स का। तो जब भी आपको थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन पूछे तो आप ये डेफिनेशन बोलेंगे तो एकदम क्लासिकल आपका लुक आएगा। थर्मोडायनेमिक्स अ क्लासिकल मैक्रोस्कोपिक साइंस स्टडीज वेरियस एनर्जी इंटरेक्शन नोटेबली हीट एंड वर्क ट्रांसफर विथ मैटर which brings about changes in the macroscopic properties of a substance that are perceptible and measurable। ओके, तो हमने इंट्रोडक्शन देखा क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में देखा। अब नेक्स्ट हम अपना बेसिक शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, कि क्या होता है एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जिसपे हमारा फोकस है और जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम कुछ भी हो सकता है जिस भी चीज पे ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। जैसे यदि हम कोई एक गैस लेते हैं, एक गैस को हम एक कंटेनर में फिल कर दिए, तो वो गैस हमारी क्या है, सिस्टम है। उस गैस में हम हीट देंगे तो वो कितना एक्सपांड होगी, कितना प्रेशर चेंज होगा, कितना टेम्परेचर चेंज होगा, कितना वॉल्यूम चेंज होगा, तो जिसके भी ऊपर हम वर्क कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, हमारा सिस्टम हो जाता है। जैसे यदि इस रूम की बात करें और इस रूम को मेरे को क्या करना है, हीट देना है, मतलब मान के चले ये रूम बहुत गर्म है और मेरे को इस रूम को ठंडा करना है, मतलब इससे हीट निकालनी है, तो ये रूम की जो पूरी एयर है मेरे लिए क्या हो जाएगी, सिस्टम हो जाएगी। गाड़ी की बात करें, यदि गाड़ी में हम देख रहे हैं कि पेट्रोल कितना कंज्यूम हो रहा है और कितना वो हमें एवरेज दे रहा है, कितनी हमें पावर दे रहा है, कितना हमारी गाड़ी को रन करा रहा है, तो जिसके ऊपर हमारा फोकस है वो क्या हो जाएगा, सिस्टम। पेट्रोल क्या हो गया, हमारा सिस्टम हो गया। एक कंटेनर में हम वाटर को गर्म कर रहे हैं गैस में रख के, तो वाटर क्या है, हमारा सिस्टम है। जिसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम हीट और वर्क का इंटरेक्शन देख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम हो जाएगा। देखते हैं, जिसके ऊपर भी हमारा फोकस है वो हमारा सिस्टम हो जाएगा। डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज एन असेंबली ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या होता है, एक असेंबली होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके एक जगह में रहते हैं और उसमें हम वर्क करते रहते हैं। बहुत सारे पार्टिकल जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वही क्या होगा, हमारा सिस्टम होगा। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, सो दैट असेंबली हैज ए सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और जो भी हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक जगह जमा किए, मतलब किसी भी चीज की हमने एक अच्छी क्वांटिटी ली है, कम क्वांटिटी भी ली है, भले ज्यादा क्वांटिटी ली है, बट एक अच्छी क्वांटिटी, और इतनी भी क्वांटिटी होगी तो उसमें बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, तो वही होगा। और ऐसा चीज जिसका कुछ प्रेशर हो, टेम्परेचर हो और वॉल्यूम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। कुछ भी हो सकता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक सॉलिड के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, या हम एक आयरन को गर्म करके उसका शेप चेंज कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, गर्म है, हीट दे दिए और उसको ठोक ठोक के उसका शेप चेंज कर रहे हैं, वर्क भी दे रहे हैं उसमें, तो क्या हो गया, जिसको ठोक रहे हैं वो हमारा सिस्टम हो गया एक प्रकार से। जिसके ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम। और वो किसी भी मैटर में हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकती है, गैस कितना एक्सपैंड हो रही है वो देख रहे हैं, लिक्विड कितना गर्म हो रहा है, सॉलिड कितना शेप कर रहे हैं हम उसको हीट एंड वर्क के फॉर्म में, ये सब चीजें देख सकते हैं हम। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों चीज होता है, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ दी स्टेट्स। और क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है दोनों स्टेट्स का, मतलब को एग्जिस्ट करें, मतलब लिक्विड भी रहे, सॉलिड भी रहे, दोनों फेस मिले हुए रहे, आइस और वाटर रहे, कोई भी एग्जांपल हो सकता है। मतलब जिस पे भी हम वर्क कर रहे हैं, कोई भी हम मैटर पे वर्क कर रहे हैं, वो मैटर क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम हो जाएगा। इट इज डिफाइन एज दी, अब यदि हम एकदम प्रॉपर डेफिनेशन देखें कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एकदम प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, तो वो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज दी फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर। फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे मैं एक मैटर की क्वांटिटी बोल देता हूं 4 kg है, ये 4 kg मैटर है, या इसका मास है, ठीक है। तो एक फाइनाइट क्वांटिटी, जितना भी हो सकता है, 10 किलो, 4 किलो, 5 किलो, एक फाइनाइट, इनफिनाइट नहीं, कितना भी नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे इस पेन पे वर्क कर रहा हूं तो ये पेन का मैं वजन देख लूंगा, मास देख लूंगा, तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी हुई। तो इट इज डिफाइंड एज फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर और ए प्रिस्क्राइब्ड रीजन ऑफ स्पेस। एक तो फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकता है और एक प्रिस्क्राइब रीजन ऑफ स्पेस हो सकता है। इसका मतलब कैसे, यदि हम गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो गैस की तो हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं ले सकते, गैस को हमें किस में रखना पड़ेगा, एक कंटेनर में रखना पड़ेगा।
ऑब्वियस ही बात है, यदि इस रूम के एयर के ऊपर मेरे को वर्क करना है, इस एयर रूम बहुत गर्म है, मेरे को इस रूम को ठंडा करना है, तो मेरे को किस में वर्क करना पड़ेगा? रूम के इन्वायरमेंट में, एयर पे वर्क करना पड़ेगा। तो एयर को तो मैं उठा के बाहर नहीं ले जा सकता, इसको किसी कंटेनर में ही रखना पड़ेगा। तो एक प्रकार से एक रीजन होता है स्पेस में, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन पे हम वर्क कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब्ड रीजन ऑफ स्पेस मतलब मैंने एक पर्टिकुलर रीजन ले लिया कि वो रीजन क्या होगा, एक पर्टिकुलर हिस्सा ले लिया कि ये स्क्वायर फुट के अंदर पानी भरा है या इस स्क्वायर फुट में मैं गैस भरता हूं और इसके ऊपर वर्क करूंगा। तो एक रीजन होगा पर्टिकुलर स्पेस का ऑन विच एनालिसिस इज फोकस्ड। ऐसा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ मैटर या कोई एक रीजन ऑफ स्पेस, एक डब्बा, उसके अंदर जो भी सामान है उसके ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो वो डब्बे के अंदर जो भी सामान है वो मेरा सिस्टम है। तो एक क्या होगा? यही क्या होगा? हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा, जिसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जाएगा। ओके, अब जब हम सिस्टम के बारे में बात कर लिए तो नेक्स्ट चीज सराउंडिंग। सिस्टम की सराउंडिंग क्या होगी? सिस्टम के आजू बाजू में जो भी चीज रहेगी वो क्या रहेगी? उसकी सराउंडिंग रहेगी। ऐसी चीजें जो उससे इंटरेक्ट कर भी सकती हैं और वो उससे इंटरेक्ट नहीं भी कर सकती हैं। जितनी भी चीजें सिस्टम के बाहर हुई सबको हम सराउंडिंग बोलते हैं। बट एकदम प्रॉपर चीज बोले हम सराउंडिंग के बारे में तो ऐसी चीजें जो भी क्या हो सिस्टम के बाहर। तो डायग्राम फॉर्म में देखते हैं, यदि हम अपना एक सिस्टम बना लें, कैसा भी हो सकता है, एक ये ऐसा एक मैटर हो गया, ठीक है, ये क्या है? हमारा सिस्टम हो गया। अब इसके बाहर की जो भी चीजें होंगी, इसके बाहर एक और सिस्टम भी हो सकता है कहो, या कोई और भी चीज हो सकती है, कुछ भी चीज हुई तो सिस्टम के बाहर की पूरी चीज क्या होगी? सराउंडिंग होगी। और ये सराउंडिंग ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो इसके साथ इंटरेक्ट कर भी रही होंगी, या ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही होंगी, कुछ भी हो सकता है, मगर कोई बहुत दूर की चीज होगी। यदि एक दूर में कोई चीज है तो उसको हम उसकी सराउंडिंग में तो आएगी, ऑब्वियस ही बात है। मतलब एक सिस्टम के बाद पूरे ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं, मतलब पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब उसकी सराउंडिंग हो जाएगी। बट यदि कोई चीज उससे 100 किलोमीटर दूर है तो वो भी उसके ऊपर सराउंडिंग में आएगी, मगर उसका कोई इसके साथ इंटरेक्शन है क्या? नहीं है। तो इसलिए सराउंडिंग की चीजें ऐसी होती हैं जो उसके साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करे या नहीं भी करे, मगर उसके पास में रहे और शायद उससे इंटरेक्ट करें, ऐसी चीजें होती है। बल्कि सही तरीके से देखा जाए तो जितनी भी चीजें होंगी सिस्टम के बाहर वो सब उसकी क्या होंगी? सराउंडिंग होगी। बट हम क्या देखते हैं? जो चीज उससे इंटरेक्ट करेगी या नहीं करेगी, मगर उसके थोड़े क्लोज हो। एकदम दूर वाली चीज से तो वैसे भी कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, तो ये होती है सराउंडिंग, या इसका हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, उसका वातावरण, बाहरी वातावरण कैसा है, जिस भी चीज पे हम वर्क कर रहे हैं उसका बाहरी वातावरण कैसा है। तो क्या होगा? एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर कोई भी चीज विच हैज ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दिस सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो सिस्टम के बाहर की कोई भी चीज जिसका इफेक्ट सिस्टम पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट बोलेंगे। मतलब सिस्टम की बाहर की कोई भी चीज। द सराउंडिंग में इंक्लूड्स अदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सराउंडिंग में क्या हो सकते हैं? कुछ और थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी हो सकते हैं जो शायद उस पर इफेक्ट करें। जैसे कोई एक चीज पे हम वर्क कर रहे हैं, उसके बाजू में कोई दूसरी चीज पे वर्क चल रहा है, तो वो उसको इन्फ्लुएंस ना करे, इसलिए हम सराउंडिंग के बारे में देखते हैं कि बाहर की चीजें क्या है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है। ऑब्वियस ही बात है, जैसे हम किसी एक रूम के बारे में बात करें, इस रूम को हमें क्या करना है? ठंडा करना है, तो हम इस रूम को क्लोज करना पड़ेगा, इसको सराउंडिंग से पूरा इंसुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि सराउंडिंग से इस रूम का कनेक्शन रहेगा तो बाहर की हवा अंदर आती रहेगी, अंदर की हवा बाहर जाती रहेगी, इसलिए सराउंडिंग के बारे में भी देखना इंपॉर्टेंट। अदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम और फिजिकल सिस्टम दैट आर नॉट थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो सराउंडिंग के बाहर क्या मतलब सिस्टम के बाहर क्या हो सकता है? कुछ थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे फिजिकल सिस्टम भी हो सकते हैं जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं है, मतलब एक पत्थर, मिट्टी, कुछ भी हो सकता है ना। बट हम नॉर्मली ऐसी चीजें देखेंगे जो इंटरेक्ट करे या नहीं भी कर सकती, उसके आसपास की चीज। कोई भी हम सिस्टम माने जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, उसके आसपास की चीज क्या है, हम उसके ऊपर भी एक बार नजर रखेंगे ताकि वो इंफ्लुएंस ना करे इस चीज को। ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म क्या आती है? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या होता है? इंक्लूड्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग। एक यूनिवर्स टर्म क्या होती है? जो पूरे सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है? एक साथ कंबाइन करती है। तो जिस चीज पे हम वर्क कर रहे हैं, जैसे ये हुआ हमारा सिस्टम और इसके आसपास क्या है? कुछ सराउंडिंग है। तो इस सिस्टम के आसपास की जितनी भी चीजें वो क्या होगी? इसके सराउंडिंग में आएगी, एक पर्टिकुलर स्पेस तक, जहां तक हमें क्या है? इंटरेक्ट कर सकती है और उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकती, और
सिस्टम सराउंडिंग के बाद ये जो पूरा हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्स हो जाएगा। यूनिवर्स हो जाएगा मतलब यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस तो यूनिवर्स क्या हो जाएगा हमारा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या बनता है हमारा, यूनिवर्स बन जाएगा। ओके, तो सिस्टम के बाहर की चीज सराउंडिंग दोनों को एक साथ ले लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्स हो जाएगा वो पूरा, मतलब पूरा ब्रह्मांड, मतलब तीन ही चीजें बची अब। ठीक है, तो इंक्लूड्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों हम साथ में ले लें तो हमारा क्या बन जाता है, पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। सिंपल सी चीज। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, किसी सन के ऊपर हमारा फोकस है, उस सन के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो सन के आसपास की सराउंडिंग देखेंगे, उसके प्लैनेट्स क्या है, वो उसमें क्या इफेक्ट डालता है, और वो दोनों मिलकर क्या बन गया पूरा। उसके बाद दोनों को जोड़ दिए तो वो पूरा यूनिवर्स बन गया। ओके, अब एक चीज आती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, बांटती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है, दोनों को अलग अलग करती है। ओके, तो जो हमने डायग्राम बनाया है ये वाला, इस डायग्राम में जो ये पोर्शन है, जो सिस्टम का एंड पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि यही क्या करता है, यूज होता है पूरा। देखते हैं इसके बारे में। तो द सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है, सेपरेटेड रहता है सराउंडिंग से। किसकी मदद से, बाय द सिस्टम बाउंड्री। बाय द सिस्टम बाउंड्री मतलब सिस्टम की बाउंड्री होती है, याद रखिएगा, सराउंडिंग की बाउंड्री नहीं होती। सिस्टम उसको जो क्लोज करके रखी है वो उसकी क्या हो जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी। उस बाउंड्री के बाहर की कोई भी चीज आई तो उसको हम क्या बोल देंगे, सराउंडिंग बोल देंगे। मैथमेटिकली बाउंड्री हैज नो थिकनेस, और मैथमेटिकली हम देखें तो बाउंड्री की कोई भी थिकनेस नहीं होती। किसी भी चीज को हम मान रहे हैं, जैसे हम कोई भी एक गैस को ले लिए, उसको जिसके अंदर भी हम रखें, वर्क तो हम गैस में कर रहे हैं, तो बाउंड्री की कोई थिकनेस हम ज्यादा एज्यूम नहीं करते। इट एनक्लोजेस द वॉल्यूम और रीजन दैट थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऑक्यूपाइज। बाउंड्री क्या करती है, वॉल्यूम और उसके रीजन को क्या करती है, क्लोज करके रखती है, सेपरेट करके रखती है उसको, बाउंड्री को, जिस भी सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं। थ्रू विच हीट एंड वर्क ट्रांसफर मे एंड मे नॉट बी पॉसिबल। अब वो कैसी बाउंड्री है उस पर डिपेंड करेगा कि उससे वो कुछ बाउंड्रीज ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक, जो हीट ट्रांसफर नहीं होने देती है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं थर्मस। थर्मस जो होता है वो इसका एग्जांपल होता है। थर्मस के अंदर आप कॉफी रखिए, वो हीट बाहर जाने नहीं देगा, तो एक प्रकार का क्या है, वो एक ऐसी बाउंड्री जो इंसुलेट कर रही है, एडियाबैटिक बाउंड्री हो। तो बाउंड्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर वर्क होना चाहिए, कि हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, वो बाउंड्री पे डिपेंड करता है। ओके, तो थ्रू विच हीट एंड वर्क ट्रांसफर मे एंड मे नॉट बी पॉसिबल, वो बाउंड्री पे डिपेंड करेगा कि हीट और वर्क ट्रांसफर उसमें होगा कि नहीं होगा। इट रिप्रेजेंट्स द लिमिट ऑफ द सिस्टम। बाउंड्री क्या रिप्रेजेंट करती है कि सिस्टम की सीमा कितनी है, कहां से शुरू हुआ है कहां खत्म हुआ है, लिमिट बताती है एक सिस्टम की। मे बी रियल और इमेजिनरी, और जो बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, याद रखिएगा। एक ये सेंस है बस सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने का। तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, यदि स्पेस में हमने कोई गैस छोड़ दी तो वो क्या होने लग जाएगी, फैलने लग जाएगी। तो वो गैस को हम क्या मान लेंगे, अपना सिस्टम मान लेंगे। फैल रही है, उसके बाद की सारी चीज बाहर तो पूरा एम्प्टी है, तो उसको हम सराउंडिंग मान लेंगे। तो उस पर एनालिसिस करना है तो हम एक पर्टिकुलर इमेजिनरी बाउंड्री ले लेंगे कि इतना पोर्शन लेते हैं, इस पोर्शन के अंदर इसको हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। सन के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर रेंज ले लेंगे हम कि इतने इतने किलोमीटर के, इतने मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो एक प्रकार की हमने इमेजिनरी बाउंड्री ले ली, जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया, बाहर की चीजें पूरी सराउंडिंग हो गई। तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट चीजें ये सब, जो आपको बुक्स में नहीं देखने मिलेगी। इट मे चेंजेस शेप, वॉल्यूम, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। बाउंड्री क्या हो सकती है, अपना शेप चेंज कर सकती है। कैसे, एक बलून ले, बलून में हम फूक रहे हैं, तो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, वर्क ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें फूक रहे हैं मतलब पावर लगा रहे हैं, ठीक है, एयर ट्रांसफर कर रहे हैं, मास ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बलून के अंदर की जो एयर है वो हमारा सिस्टम हो गई, और बलून क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो बाहर की हवा से और अंदर की हवा में कौन डिफरेंस कर रहा है, बलून का सरफेस। तो बलून फैल रहा है
तो वो बलून क्या हुआ, उसकी बाउंड्री हुई। तो बाउंड्री एक्सपैंड भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। तो बाउंड्री अपना शेप चेंज कर सकती है, वॉल्यूम चेंज कर सकती है। कोई चीज फैल रही है, एक्सपैंड हो रही है, तो क्या होगा, बाउंड्री उसकी चेंज होगी। ठीक है, पोजीशन चेंज कर सकती है बाउंड्री, मतलब कोई चीज चल रही है और फिर उसमें हम वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर के थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, तो भी वो क्या हो सकता है, मूव कर सकती है। और ओरिएंटेशन भी अपनी वो चेंज कर सकती है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, कहीं पे भी कैसा भी अपना शेप वेप सब चेंज कर सकती है वो। और क्या होती है, जनरली हम कितने प्रकार की बाउंड्रीज देखेंगे, 2 प्रकार की। एक होगी एडियाबैटिक। एडियाबैटिक बाउंड्री का मतलब होता है हीट ट्रांसफर जीरो, मतलब वो हीट का ट्रांसफर होने नहीं देगी। मतलब एक जो थर्मस की बोतल है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो एक प्रकार की एडियाबैटिक वॉल्स है, जिसके अंदर से कॉफी गर्म रहती है और कॉफी की हीट बाहर नहीं जाती है। बट एकदम परफेक्ट तो कोई चीज नहीं हो सकती इस यूनिवर्स में, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो कॉफी ठंडी हो ही जाती है, बट बहुत देर तक, 4-5 घंटे तक वो रोक लेती है। तो इसलिए जो थर्मस की वॉल्स होती है वो एक प्रकार से क्या है, एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल्व क्या करती है, एडियाबैटिक का मतलब ही क्या होता है, हीट ट्रांसफर जीरो। एडियाबैटिक मतलब क्यू से रिलेटेड रहेगा, हीट ट्रांसफर जीरो। और दूसरी वॉल होती है हमारी डायथर्मिक। डायथर्मिक वॉल ऐसी रहती है जो हीट ट्रांसफर होने देती है, हीट उससे क्रॉस कर सकती है, वो बाहर की गर्मी ले लेगी, अंदर की गर्मी छोड़ देगी, नॉर्मल वॉल में। ओके, तो हमने देखा क्या होता है सिस्टम, क्या होती है सराउंडिंग, क्या होती है बाउंड्री। सिस्टम जिसपे हम वर्क कर रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। बाउंड्री क्या होगी, जो उसको सेपरेट करेगी सराउंडिंग से। सराउंडिंग क्या होगी, जो भी उसकी बाहर की चीजें, जो सिस्टम के बाहर सारी चीजें। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो नेक्स्ट आएगा हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। 3 प्रकार के होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। 3 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं हमारे। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। एक क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम रहेगा जिसके अंदर एनर्जी आ जा सकती है, मगर मास नहीं ट्रांसफर हो सकता उसमें। मतलब एनर्जी का मतलब हीट के फॉर्म में एनर्जी आ सकती है, उसमें वर्क के फॉर्म में, फोर्स के फॉर्म में एनर्जी आ सकती है, मगर उसके अंदर का जितना मास है वो उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर से उसके अंदर मास आ जाए और अंदर का मास बाहर निकल जाए। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम, जिसमें एनर्जी इंटरेक्शन होगा मगर मास इंटरेक्शन नहीं होगा। देखते हैं उसके बारे में। तो क्लोज्ड सिस्टम फर्स्ट हमारा आता है, जो क्या रहेगा, पूरी तरफ से बंद रहेगा, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, कोई मास का ट्रांसफर नहीं होगा, नो मास ट्रांसफर। मतलब ये क्लोज सिस्टम है, बाउंड्री उसकी हमने कैसे भी बना दी, क्योंकि कैसा भी हो सकता है क्लोज सिस्टम। एक बलून को हम यदि बंद कर दे पूरा, तो वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। हाँ, फोड़ दिए, उसको खोल दिए तो उसके अंदर से हवा निकलेगी, मगर क्लोज सिस्टम जब नॉर्मल अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगा तो उसके अंदर से कोई भी मास ट्रांसफर नहीं होगा। ये क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर का 1% भी मास कम नहीं होगा, ना इसके अंदर कोई मास आएगा, ना इससे कोई बाहर मास निकलेगा। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, कोई मास ट्रांसफर नहीं होता, 1% का भी उसमें क्या होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा। कोई भी थोड़ा सा भी तिनका अंदर नहीं आएगा, ना कोई अंदर से बाहर जाएगा। एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल, एनर्जी ट्रांसफर इसमें हो सकता है। अब एनर्जी किस फॉर्म में होती है, 2 फॉर्म में, हीट और वर्क के फॉर्म में। तो क्लोज सिस्टम को हम बाहर से गर्म कर सकते हैं, तो अंदर की चीजें गर्म हो जाएगी। तो एनर्जी ट्रांसफर एज अ हीट, हीट के फॉर्म में इसके अंदर एनर्जी आ भी सकती है, जा भी सकती है। एनर्जी ट्रांसफर एज अ वर्क, वर्क के फॉर्म में इसमें एनर्जी आ भी सकती है और जा भी सकती है। तो एनर्जी का इंटरेक्शन यहां पे हो सकता है, आ भी सकती है और जा भी सकती है। वर्क मतलब क्या, सिंपल फोर्स दे दें हम, इसको दबा दें तो एक प्रकार का वर्क ही होगा वो, बट कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं होगा, याद रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझना, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता, कोई भी मास ना ही अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। एनर्जी अंदर आ सकती है, बाहर जा सकती है, हीट के फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में। वॉल्यूम कैन चेंज, इसकी वॉल्यूम क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। यदि इसके अंदर गैस रही और मैं इसको हीट देने लग गया तो ये क्या होने लग जाएगा, फैलने लग जाएगा। तो इसकी वॉल्यूम भले बढ़ सकती है, फैल सकता है, एक्सपैंड हो सकता है, ठीक है, या सिकुड़ सकता है। उसकी वॉल्यूम चेंज होगी मगर उसका मास चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, उसकी डेंसिटी चेंज होगी। ऑब्वियस ही बात है, मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, यदि फैलेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। मास क्या रहेगा, कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी कम हो गई, वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वॉल्यूम कैन चेंज, फ्लेक्सिबल बाउंड्री और रिजिड बाउंड्री। कैसी भी हो सकती है, या तो उसकी बाउंड्री फ्लेक्सिबल रहे,
थोड़ा बहुत फैलेगा, एक बलून का ही एग्जांपल से आप इसको समझ लीजिए, या रिजिड होगा, एकदम सॉलिड होगा, डब्बा बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी बाउंड्री कैसी भी हो सकती है जो उसको बाहर के सराउंडिंग से क्या करेगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी या डिफरेंशिएट करेगी। नेचर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मास में चेंज, जो अंदर है मास है उसकी नेचर और केमिकल कंपोजिशन चेंज हो सकती है। यदि इससे मैं हीट फुल निकालते रहा, इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं ठंडा करते रहा फुल, तो अंदर की जो भी चीज है वो जम के लिक्विड बन सकती है, सॉलिड बन सकती है, उसका मास चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसका अंदर की केमिकल कंपोजिशन भले चेंज हो सकती है, सॉलिड हो जाएगी, ज्यादा गर्मी दी अंदर इसके सॉलिड रखा हुआ है, लिक्विड रखा हुआ है, मान लीजिए एकदम हीट दिया पूरा लिक्विड गैस बन जाएगा, मास उतना ही रहेगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो सकती है, मगर कोई भी चीज बाहर नहीं निकलेगी। हीट एनर्जी निकल सकती है, कोई भी 1% भी उसका मास अंदर बाहर नहीं होगा। तो इसके अंदर यदि कुछ भी इंटरेक्शन करें, वर्क दिए, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो सकती है, नेचर चेंज हो सकता है। एग्जांपल देखें इसका, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल क्या होगा, तो एक प्रकार का प्रेशर कुकर देखते हैं विदाउट वॉल्व। हम देखते हैं हमारे घर में प्रेशर कुकर रहता है और उसके ऊपर वॉल्व लगे रहती है, तो वो वॉल्व नहीं होगी प्रेशर कुकर में, तब वो एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल होगा किसका, क्लोज सिस्टम का। मगर वो ऐसा कभी आप घर में ट्राई मत करिएगा, क्योंकि वॉल्व क्या करती है, जब उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो वॉल्व थोड़ा प्रेशर रिलीज कर देती है जब सीटी मारता है कुकर, ठीक है। तो यदि वॉल्व हटा दे कुकर से और उसको गर्म करने लग जाए, तो उसके अंदर का वाटर पूरा स्टीम बनने लग जाएगा और एक टाइम बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो प्रेशर कुकर विदाउट वॉल्व क्या है, एक प्रकार का एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम का। विदाउट वॉल्व मतलब कुकर बिना सीटी के, सीटी वाले हिस्से को आप पूरा बंद कर दीजिए, अब उसके अंदर आप उसमें पानी भर के गैस में रखिए, ऐसा कभी मत करिएगा, फट जाएगा वो। मगर जब ऐसा करेंगे तो वो एक प्रकार का एग्जांपल होगा क्लोज सिस्टम का, ठीक है। रेफ्रिजरेटर को हम बोल सकते हैं क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि उसके अंदर ही पूरी चीजें क्या होती है, वर्क होती है, ठीक है। और बेस्ट एग्जांपल क्या होगा क्लोज सिस्टम का, आइसक्रीम फ्रीजर। अब देखे होंगे बहुत सारे थर्माकोल्स के आइसक्रीम फ्रीजर्स होते हैं जो पूरे क्लोज्ड रहते हैं, अंदर की चीजों को अंदर ही प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो वो एक प्रकार का क्या है, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल, ठीक है। तो ये उसका डायग्राम, वर्क के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, मास कांस्टेंट रहेगा, मतलब कोई मास ट्रांसफर नहीं होगा, जितना मास उतना ही रहेगा। बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो सकती है, फैल सकती है, सिकुड़ सकती है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे, अब एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये एक थोड़ा सा रियल टाइप का एग्जांपल है। कैसे, एक पिस्टन लेते हैं हम, ये एक प्रकार का क्या है, पिस्टन है, और उसमें क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर को हम क्या कर रहे हैं, काट के साइड से देख ले तो एक प्रकार का उसका साइड क्रॉस सेक्शनल एरिया हम देख रहे हैं। अब ये मतलब सिलेंडर में क्या है, ब्लू रंग का पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। तो जब हम इसमें हीट देंगे, जैसे ही हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, गैस जो होगी वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी। हीट कैसे दे सकते हैं इसको, हम किसी गैस के ऊपर रख दें, तो यहां से हम इसको आग लगा के या गर्म करके हम इसको गैस के ऊपर रख के क्या कर सकते हैं, हीट दे सकते हैं। तो जैसे ही इसमें हम हीट देंगे, क्यों, तो ये गैस क्या होगी, गैस के पार्टिकल्स को हीट मिलेगी, एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी, पूरे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ जाएगी, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे। तो जैसे ये एक्सपांड होंगे तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब ऊपर की तरफ जब ये पिस्टन मूव करेगा और इसके ऊपर हम एक मास रखे हुए हैं, तो क्या करेगा, एक प्रकार की जो हम हीट देंगे वो हमें वर्क के फॉर्म में देगा। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है क्लोज सिस्टम का। एक मास को वो मूव कर रहा है, ठीक है, एक वेट है और उसको किसी डिस्टेंस तक वो मूव करेगा, पिस्टन थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो क्या मतलब हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक फोर्स लगाएगा और डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क मिल जाएगा हमें यहाँ पे। तो ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। हमारी गाड़ी के जो पिस्टन सिलेंडर इंजन रहते हैं उसमें ऐसा ही होता है, फ्यूल जो रहता है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्पार्क प्लग से बर्न करते हैं, पहले वो एकदम प्रेशराइज रहता है, उसको जैसे ही बर्न करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, तो वो पिस्टन को ऐसे कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे करता है। वही एनर्जी हम क्या करते हैं, चक्के की रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं गाड़ी में। बस वहां पे क्या होता है कि वो एग्जैक्टली एकदम क्लोज सिस्टम नहीं रहता, वहां पे वॉल्व्स लगे रहती है पिस्टन में, तो जो फ्यूल आने के लिए और फ्यूल और एयर आने के लिए भी क्या रहती है, जगह रहती है। बट यदि हम नॉर्मल ऐसा सेटअप ले लें, एक पिस्टन का, एक सिलेंडर का जिसमें पिस्टन है और यहां पे गैस भरी हुई है और गैस को हीट करे तो क्या होगा, पिस्टन एक्सपैंड होगा, मतलब बाहर की तरफ निकलेगा, मास को क्या करेगा, वो मूव कराएगा। तो हीट जब हम दे रहे हैं तो वो वर्क करके देगा। तो ये क्या एग्जांपल है हमारे क्लोज सिस्टम का। ओके, तो क्लोज सिस्टम क्या करता है, एकदम एंड में देखें हम तो एक्सचेंजेस ओनली एनर्जी, सिर्फ क्या करता है वो एनर्जी को एक्सचेंज करता है। जैसे यहां पे हम हीट दे रहे थे तो हीट इसके अंदर जा पा रही है और यही गैस एक्सपैंड हो रही है, कहीं से भी बाहर नहीं निकल रही गैस, कोई भी मास अंदर नहीं आ रहा है, कोई भी मास बाहर नहीं जा रहा है, और ये पिस्टन मूव करके हमें क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है। तो आप देख सकते हैं हीट के फॉर्म में एनर्जी अंदर आ रही है और वर्क के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल रही है सिस्टम से। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एनर्जी इंटरेक्शन होता है, एक्सचेंजेस ओनली एनर्जी नॉट मैटर विद इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ क्या करेगा, वो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करेगा। अब
क्लोज सिस्टम को अब और भी 2-3 नामों से जानते हैं। एक और नाम क्या होता है, फिक्स्ड मास सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम का मास कभी चेंज नहीं होता। क्लोज सिस्टम का जितना मास है वो कांस्टेंट ही रहेगा, वही फैलेगा, वही सिकुड़ेगा। तो इसलिए क्लोज सिस्टम को हम एक और चीज क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मास सिस्टम भी बोलते हैं। और सेकेंड चीज कंट्रोल मास सिस्टम भी बोलते हैं। कंट्रोल मास सिस्टम का भी वही मीनिंग होगा कि जो मास है वो एकदम कंट्रोल्ड है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। तो क्लोज सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम भी बोल सकते हैं। और एक और नेम नॉन फ्लो सिस्टम भी बोलते हैं। फ्लो मतलब क्या होता है, जैसे फ्लूइड है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मास फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो मास फ्लो कर रहा है, बह रहा है। तो क्लोज सिस्टम में कोई भी मास बहता नहीं है इधर उधर, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन फ्लो सिस्टम बोलते हैं। कोई भी चीज फ्लो नहीं करती यहां पे, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन फ्लो सिस्टम। ओके, तो क्लोज सिस्टम के बारे में हमने समझा क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, खुला हुआ रहेगा, एनर्जी अंदर आएगी और बाहर जाएगी, साथ ही साथ मास भी अंदर आएगा और मास भी बाहर जाएगा। देखते हैं क्या होता है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होगा, मास ट्रांसफर पॉसिबल, मास अंदर आ सकता है सिस्टम के अंदर, मास बाहर जा सकता है। एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क, दोनों के फॉर्म में एनर्जी अंदर भी आ सकती है, एनर्जी बाहर भी जा सकती है। तो इट एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के साथ वो क्या करता है, एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज करता है। एग्जाम्पल देंगे हम तो हमारी गाड़ी का जो इंजन रहता है, मोटर कार इंजन, वो सेम एग्जांपल है किसका, एक प्रकार के ओपन सिस्टम का। क्या होता है उसमें, आप देखे होंगे 2 ठो ऊपर में वॉल्स लगे रहती है। जब पिस्टन सक्शन प्रोवाइड करता है तो क्या होता है, एक वॉल खुल जाती है और क्या आता है, पिस्टन के अंदर पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आता है। फिर उसको पिस्टन कंप्रेस करता है, स्पार्क प्लग से चिंगारी मारता है, वो बर्स्ट होता है, तो पिस्टन फिर बाहर की तरफ एक्सपैंड होता है। तो एक प्रकार का क्या है, वो ओपन सिस्टम ही है। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें कंटिन्यूअसली फ्यूल आ रहा है और वो फ्यूल से एनर्जी मिल रही है, फिर वो फ्यूल कंज्यूम हो जा रहा है, फिर उसमें कंटिन्यूअसली फ्यूल आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। जितने भी सिस्टम्स होंगे, स्टीम जनरेटर, स्टीम जनरेटर मतलब क्या होता है, बॉयलर। बड़े बड़े प्लांट में क्या होता है, टरबाइन घुमाने के लिए वो क्या यूज करते हैं, स्टीम यूज करते हैं। तो वो स्टीम बनाते कैसे, वाटर से बनाते हैं, और वो वाटर को क्या करते हैं, उन लोग उबालते हैं, बॉईल करते हैं। तो एक बड़ा सा कुकर टाइप का सेटअप होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉयलर बोलते हैं। तो बॉयलर में भी क्या होता है, कंटिन्यूअसली वाटर आते रहता है, भाप बनते रहता है, और गर्म एकदम सुपर हीटेड स्टीम क्या होती रहती है, उससे निकलते रहती है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें कोई चीज आ रही है और कोई चीज बाहर निकल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। और वहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है। एंड दूसरा एग्जांपल क्या होगा, हमारी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी भी हमारी क्या है, एक प्रकार से ओपन सिस्टम ही है। मांस अंदर आता है, हम कुछ खाते हैं तो वो क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है और फिर वही चीज बाहर निकल जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लो सिस्टम। और ओपन सिस्टम को हम डायग्राम से भी समझेंगे, तो दूसरा नाम क्या होगा ओपन सिस्टम का, फ्लो सिस्टम। मतलब इसमें कोई चीज कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहती है। अब जब इसमें कोई चीज कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है, रुक नहीं रही है, तो इसमें एनालिसिस कैसे करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स का। तो एक कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं, इसमें एक फिक्स हिस्सा लेते हैं, वो हिस्से को देखते रहते हैं, उसके अंदर कितनी चीज घुस रही है और कितनी चीज निकल रही है, और उस हिस्से में कैसा एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसे हम ओपन सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। क्योंकि यहां पे कंटिन्यूअसली चीजें फ्लो हो रही है। एक कंट्रोल वॉल्यूम ले लिए हम, एक कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है, तो हम एक सेक्शन ले लिए, इस सेक्शन में कितनी चीज अंदर आ रही है और इस सेक्शन से कितनी चीज बाहर जा रही है, यहां पे क्या एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, वो चीज आ रही है और एनर्जी लेके चले जा रही है। तो एक पर्टिकुलर रीजन मान लेंगे हम, इमेजिनरी रीजन होता है कंट्रोल वॉल्यूम, कि इस पोर्शन में कोई चीज आ रही है और कंटिन्यूअसली बाहर निकल रही है, तो इस पोर्शन के अंदर कितना एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो उसको हम ओपन सिस्टम में क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं। मैं भी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। तो ओपन सिस्टम को एक और चीज हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, तो क्या समझ में आया, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगा, मैटर नहीं, मतलब मास ट्रांसफर नहीं होगा। ओपन सिस्टम में क्या होगा, मास भी ट्रांसफर होगा, एनर्जी भी ट्रांसफर होगी। अब देखते हैं डायग्राम से। तो ये क्या है हमारा, दोनों जितने भी डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं यहां पे, ये एक प्रकार के क्या है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी हीट आ भी सकती है और हीट जा भी सकती है। सिस्टम हीट भी लेगा और सिस्टम हीट छोड़ भी देगा, और सिस्टम वर्क भी दे सकता है या सिस्टम वर्क ले भी सकता है। जैसे टरबाइन की हम बात करें, जिससे जनरेटर चलाते हैं और हमारे घर में बिजली आती है, तो वो टरबाइन हमें वर्क देता है। और सेम यदि उल्टा हम मोटर के बारे में बात करें, तो वो क्या लेती है, वर्क लेती है। मास इन मास आउट, ये क्या है, एक एग्जांपल है किसके, ओपन सिस्टम का। एक सिस्टम है, इसमें हमने कंटिन्यूअसली एक जगह एक फिक्स कर दी, इस जगह में कितना मास अंदर आ रहा है और कितना मास बाहर जा रहा है। तो फ्लो सिस्टम होगा एक प्रकार का, कितनी हीट अंदर आ रही है, कितनी बाहर जा रही है, कितना वर्क ये सिस्टम दे रहा है या कितना वर्क ये सिस्टम ले रहा है, ऐसा।
दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम एयर कंप्रेसर का। एयर कंप्रेसर क्या चीज होती है? आप बहुत सारी जगह में देखे होंगे, जब भी आप साइकिल के टायर में हवा भरवाने जाते होंगे तो वहां पे एक कंप्रेसर रहता है। वो कंप्रेसर दो प्रकार का होता है। कैसा? एक तो पिस्टन वाला रहता है, आप देखे होंगे ऐसा वी पिस्टन बने रहता है, एक पिस्टन वाला रहता है, और एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर रहता है। ये कैसा रहता है? जैसे हमारे कूलर में पंप लगे रहते हैं, तो वो क्या करता है, गोल गोल घूम के पानी को अपवर्ड थ्रो करता है। तो जब भी पानी वाटर लिक्विड की बात आती है तो उसको हम पंप बोलते हैं, मगर जहां वही चीज थी वो गोल गोल घूम के एयर को खींचेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसर बोलते हैं। तो ऐसा जो एयर कंप्रेसर होता है ये भी क्या होता है? एक प्रकार का ओपन सिस्टम होता है। और सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल ये, जब भी आप कोई किसी ना किसी प्लेन में बैठे होंगे और प्लेन को देखे ही होंगे, तो जो प्लेन के विंग्स में इंजन लगे रहते हैं, तो आप उसको सामने से देखेंगे तो देखना उसमें पंखे दिखते हैं, ऐसे करके पंखे दिखते हैं। आप मूवीज में भी देखे होंगे। तो वो जो सामने से आपको पंखा दिखता है वो क्या है? वो एक प्रकार का कंप्रेसर है। वो सामने की हवा को पूरा खींच लेता है अपने अंदर, और उसी हवा में वो पेट्रोल डाल के पीछे से बूस्ट मार के छोड़ता है, तभी प्लेन को थ्रस्ट मिलता है। तो जब भी आप प्लेन के सामने वाला हिस्सा देखेंगे, जितने भी कर्व्ड ब्लेड्स लगे रहते हैं, वो क्या है? पूरा कंप्रेसर है। वो गोल गोल घूम के क्या करता है? पूरी हवा को सक कर लेता है। तो उसमें वो क्या कर रहा है? हवा को खींच रहा है और फेंक रहा है दूसरी जगह। तो वो एक प्रकार का क्या है? ओपन सिस्टम। तो एक कंप्रेसर, अब ये कंप्रेसर गोल गोल कैसे घूमेगा? इसको चलाने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो एक मोटर से क्या कर रहे हैं? इसको हम चला रहे हैं गोल गोल गोल, ठीक है। मोटर से हम क्या दे रहे हैं? इसमें वर्क दे रहे हैं। तो एक प्रकार का वर्क आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि मोटर इसको क्या कर रही है? रन कर रही है, कंटिन्यूअसली इसमें वर्क दे रही है, तो वर्क इसमें अंदर आ रहा है। अब जब ये गोल गोल घूमेगा, एक तरफ से क्या करेगा? हवा को सक करेगा, और उसी हवा को दबा के वो ऊपर से क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। जहां भी जरूरत है उसको दबा, एकदम एक कंटेनर में रखना है साइकिल में हवा भरने के लिए, या उसको प्लेन के इंजन के लिए चाहिए, किसी के लिए भी चाहिए, वहां से वो हवा क्या कर देगा? डिलीवर कर देगा। तो इसमें अब एनालिसिस कैसे करेंगे हम ओपन सिस्टम में? तो क्या करते हैं, एक रेड रंग का क्या लेते हैं, इसमें कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं हम, एक सरफेस लेते हैं इमेजिनरी। तो देख सकते हैं हम रेड रंग का पूरा हिस्सा क्या है? इसके अंदर का हिस्सा पूरा क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम। और जो कंट्रोल वॉल्यूम की बाउंड्री होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल सरफेस। तो इसके अंदर फिर हम अपना एनालिसिस करते हैं कि कितना मास अंदर आ रहा है, कितना वर्क अंदर आ रहा है, कितनी हीट बाहर निकल रही। हीट कैसे बाहर निकलेगी? जब वो गोल 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 घूमेगा तो हवा के फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? गर्म होगा। वर्क देंगे तो यहां पे क्या होगी? हीट जनरेट होगी। जब वो गोल गोल घूमेगा, हवा को गोल गोल घुमा के सक करेगा, तो उसमें हवा घसेगी और क्या होगा? फ्रिक्शन पैदा होगा, तो हीट रिलीज होती है उस हिसाब से। तो ऐसा एनालिसिस हम क्या करते हैं? ओपन सिस्टम में हम ऐसा एनालिसिस करते हैं, जहां पे मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होता है, मतलब दोनों का ट्रांसफर होता है। ओके, कंट्रोल सरफेस की बात करें तो कंट्रोल सरफेस क्या होता है? इट इज अ सरफेस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। जो भी वॉल्यूम हम लिए कंट्रोल वॉल्यूम, उसका सरफेस होता है वो। मैटर एज वेल एज एनर्जी क्रॉसेस दी कंट्रोल सरफेस। मैटर और मास या एनर्जी दोनों क्या हो सकती है? वर्क और हीट के फॉर्म में कंट्रोल सरफेस से क्रॉस कर सकती है। तो ओपन सिस्टम का हम एनालिसिस ऐसे करते हैं। ओके, तो क्लोज देख लिया हमने, ओपन देख लिया। क्लोज में क्या होता है? सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, मास नहीं होता। ओपन में क्या होता है? दोनों का ट्रांसफर होता है। अब एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके में कोई ट्रांसफर करने नहीं देता, वो ना ही उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, ना ही उसमें मास ट्रांसफर होता है। तो वो क्या होता है? हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? जो पूरे तरह से आइसोलेटेड होगा, उसके अंदर की कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी और बाहर की चीज कोई भी अंदर नहीं आएगी। एनर्जी उसके अंदर नहीं आएगी, ना ही बाहर जाएगी। हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी नहीं उसमें, ना ही वो किसी से एनर्जी लेगा। वर्क के फॉर्म में उसके अंदर एनर्जी जाएगी नहीं, ना ही वो किसी को एनर्जी देगा। तो एक क्लोज सिस्टम का आप यहां पे डायग्राम देख सकते हैं। सिस्टम है, ये जो हैच लाइन शो कर रही है, ये हैच लाइन का मतलब ये है कि ये रिजिड सिस्टम है। रिजिड मतलब फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि यदि ये इधर उधर हिलेगा, इधर उधर यदि ये हिल पाएगा तो इसमें वर्क का ट्रांसफर हो जाएगा। यदि हम इसको ढकेल दिए तो फोर्स लगा रहे हैं, सिस्टम भले अंदर की कोई भी चीज बाहर नहीं आ रही है, हीट वीट के फॉर्म में नहीं निकल रहा है, मगर यदि हम इसको पुश कर दिए तो एक प्रकार का हम वर्क दे रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा? सिस्टम में वर्क ट्रांसफर हो रहा है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ नहीं होता, ना ही वर्क ट्रांसफर होता है, ना ही हीट, ना ही मैटर। तो ये जो हैच लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये फिक्स्ड है, अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, मतलब इसमें वर्क ट्रांसफर नहीं कर सकते, वर्क दे ही नहीं सकते, इसको पंच करके फोर्स लगा के कुछ भी करके दे ही नहीं सकते। और अंदर की जो हीट है वो बाहर निकलेगी ही नहीं, क्योंकि इसकी बाउंड्री एकदम आइसोलेटेड। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, थर्मस जो हमारे घर में रहता है, एल्यूमिनियम फॉइल्स जिसको हम किसी के ऊपर भी रैप कर देते हैं तो अंदर की हीट ट्रैप्ड रहती है। तो एक प्रकार के क्या है? ये सब आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल है। एकदम परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पॉसिबल है ही नहीं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज हीट लीक हो ही जाती है कैसे ना कैसे। तो एकदम परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, बट फिर भी ये क्या है? ये एक प्रकार का आइडिया है
क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे यूज होता है। जितने भी साइंटिस्ट लोग रहते हैं ऊपर में, जब वो लोग स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में बहुत -153 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर रहता है। तो अंदर जो उनके फ्यूल्स रहते हैं वो क्या होंगे, इतने कम टेम्परेचर में पूरा फ्यूल सॉलिड बन जाएगा। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, आप देखे होंगे गोल्ड रंग की सैटेलाइट दिखती है, गोल्ड रंग की आपको स्पेसशिप के सामने और पीछे का हिस्सा दिखता है। तो वो क्या रहता है, वो सब इंसुलेशन की लेयर्स रहती है ताकि हीट उसके अंदर ट्रैप्ड रहे, बाहर ना निकले, या बाहर से ठंडी अंदर ना आए। एक प्रकार से हीट ही ट्रेवल करती है तो अंदर से हीट बाहर ना जाए। ओके, तो नो मास ट्रांसफर, आइसोलेटेड सिस्टम में कोई मास ट्रांसफर नहीं होता। नो एनर्जी ट्रांसफर, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। इट एक्सचेंजेस नाइदर एनर्जी नॉर मास विद इट सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के साथ ना ही वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा ना ही वो मास। मास तो आ ही नहीं सकता, जब एनर्जी नहीं निकल पा रही तो मास कहां से आएगा। अब सिस्टम प्लस सराउंडिंग को टोटल हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। यदि एक सिस्टम ले लें और उसकी सराउंडिंग ले लें, उन लोग दोनों का हम कॉम्बिनेशन ले लेना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी हम सिस्टम जिसपे हम वर्क कर रहे हैं उसके आसपास की सारी चीजों को हम सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है, अब उससे कोई 100 किलोमीटर दूर एक चीज है, उसको भी हम सराउंडिंग ही बोलेंगे, भले उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है उसके साथ। ठीक है, वो उसको कोई फर्क नहीं देगी, बट फिर भी हम उसकी वो सराउंडिंग में आती बोलेंगे ना। तो कोई भी एक सिस्टम है, उसके आसपास की पूरी चीज यदि हम इंक्लूड कर दे तो वो क्या बन जाता है, पूरा यूनिवर्स बन जाता है, ब्रह्मांड बन जाता है। तो जो हमारा यूनिवर्स है, मतलब जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, वो एक प्रकार का क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जानते नहीं है कि उसकी बाउंड्री क्या है। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ चीज आ रही हो, जैसे अभी बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पता नहीं है, डार्क मैटर, ब्लैक मैटर क्या होता है, ये सब चीजें। तो पूरे यूनिवर्स को हम क्या मानते हैं, एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम है। उसके अंदर कोई भी चीज नहीं आ रही है और उसके अंदर से बाहर कोई भी चीज नहीं जा रही, ना ही मास ना ही एनर्जी। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं, और वो एक प्रकार का क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है हम बोलते हैं। ओके, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के अलावा और कोई चीज नहीं होती, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कुल मिला के दोनों चीजों को यूनिवर्स बोल देते हैं। और यूनिवर्स के अंदर क्या आ रहा है और बाहर क्या जा रहा है वो तो हम देख भी नहीं सकते, इसलिए यूनिवर्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं एक प्रकार का। एग्जाम्पल देखें तो फ्लूइड एनक्लोज्ड इन ए परफेक्टली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल। एग्जाम्पल इसका हम क्या बोल सकते हैं, कोई फ्लूइड है, जैसे थर्मस का एग्जाम्पल है एक प्रकार का, उसके अंदर आपने कॉफी रखी हुई है और वो थर्मस को आपने एक जगह फिक्स भी कर दिया है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कॉफी है, हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, मगर आप उसको हिलाएंगे तो आप उसमें वर्क दे सकते हैं, तो उसको आप एक जगह फिक्स कर दीजिए। तो एक प्रकार का क्या एग्जांपल हो जाएगा, वो इंसुलेटेड सिस्टम का, ना ही हम वर्क दे पा रहे हैं ना ही उससे हीट का कोई इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, तो ये तीन सिस्टम थे हमारे थर्मोडायनेमिक्स में, जिसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे आगे जाके। ओके, अब इंसुलेटेड सिस्टम का एक आधा भी एक सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम बोलते हैं। एडियाबैटिक मतलब आपने कहीं भी सुना तो एडियाबैटिक का आप तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हीट ट्रांसफर 0 होगा, मतलब एडियाबैटिक सिस्टम से हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो एडियाबैटिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, थर्मली आइसोलेटेड। तो एक की पॉइंट देखते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मली आइसोलेटेड। थर्मली का मतलब यह है कि हीट के फॉर्म में हम इसको बोल रहे हैं, हीट इसके अंदर नहीं आएगी, वर्क ट्रांसफर हो सकता है, याद रखिएगा, मतलब हम उसको मूव कर सकते हैं। तो एक प्रकार से एकदम परफेक्ट एग्जांपल बोले तो जो थर्मस है वो क्या है, थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है, एडियाबैटिक सिस्टम है हम थर्मस के बारे में बात करें तो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, मगर आप उसको उठा के इधर उधर प्लेस कर सकते हैं, उसको शेक कर सकते हैं, वर्क आप दे सकते हैं उसमें, मगर आप हीट नहीं दे सकते या हीट उससे बाहर नहीं निकल रही। तो थर्मस एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है किसका, थर्मली आइसोलेटेड या एडियाबैटिक सिस्टम का। ठीक है, बट कुछ देर बाद तो उससे हीट निकल ही जाती है, उसके अंदर की कॉफी ठंडी हो ही जाती है, तो कुछ देर बाद तो हो ही जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, परफेक्टली कुछ चीज नहीं हो सकती। तो बाउंड्रीज डू नॉट अलाउ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। एक थर्मली आइसोलेटेड या एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री हीट ट्रांसफर टेक प्लेस होने नहीं देती अक्रॉस देम, उसकी बाउंड्री से हीट नहीं निकलती। इसका एक और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल जो होती हैं, जो खाना गर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, नो मैटर हाउ हॉट द अदर मेंबर इज, कोई फर्क नहीं पड़ता अगला मेंबर कितना गर्म है, यदि कोई परफेक्टली एडियाबैटिक सिस्टम होगा, क्योंकि अगला मेंबर यदि बहुत, उसके आसपास का कोई मेंबर बहुत गर्म होगा तो उसकी हीट इसमें आने की कोशिश करेगी, क्योंकि हीट हमेशा कैसे फ्लो होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, तो हीट कोल्ड बॉडी में आने की कोशिश करेगी, बट वो तो भी फ्लो करने नहीं देता, अलाउ करता ही नहीं है हीट को। एनर्जी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क ओनली, एनर्जी कैसे एक्सचेंज होती है, सिर्फ वर्क के फॉर्म में, मतलब हमने उसको शेक कर दिया, उठा के फेंक दिया, पुश कर दिया, मतलब यही तो वर्क देना होता है। ओके, और एडियाबैटिक सिस्टम का एक और एग्जांपल क्या होता है, जब हम साइकिल में हवा भरवाने जाते हैं तो आप एक पंप देखे होंगे जो ऐसे
प्रेस कर करके हवा भरता है, या एक पैर वाला पंप आता है जिसको दबा दबा के आप साइकिल में हवा भरवाते हैं, बहुत सारी जगह देखे होंगे, आजकल तो ऑटोमेटिक हो गया हर जगह। तो वो जो प्रोसेस करता है फुस करके हवा भरने का, वो एक प्रकार का क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। वहां पे कोई हीट का वो नहीं हो रहा है, सीधा वर्क के फॉर्म में एयर अंदर जा रही है, हीट का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी टर्म आती है अगली, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जब भी कोई चीज सराउंडिंग के साथ कुछ भी अपना हीट एक्सचेंज नहीं करेगी, मतलब इसका हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एक पानी का ग्लास आप रख दीजिए, ठीक है, अपने टेबल में, तो जो रूम का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर क्या होगा, पानी का ग्लास, पानी का टेम्परेचर होगा। यदि आप पानी फ्रिज से नहीं निकाले, नॉर्मल वाटर यूज कर रहे तो जो रूम का टेम्परेचर है वही वाटर का टेम्परेचर होगा, एक ग्लास में रखा हुआ है वाटर, ठीक है। ना ही उसका समय के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसका जो प्रेशर है वो वही प्रेशर है, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ओके, ठीक है। वॉल्यूम उसकी चेंज नहीं हो रही है, वो चुपचाप ग्लास में रखा हुआ है। तो ऐसा सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, सराउंडिंग के साथ, या उसकी प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, मतलब समय 1 मिनट में भी वही प्रॉपर्टी है, 1 मिनट में भी 10 डिग्री टेम्परेचर है, 2 मिनट में भी 10 डिग्री टेम्परेचर है, उतना ही प्रेशर है जितना 1 मिनट में था, उतना ही वॉल्यूम है जितना 1 मिनट में था। तो ऐसे सारे सिस्टम्स को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है वो बोलेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें रहती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, कि मैकेनिकल फोर्सेस ना लगनी चाहिए उसमें, मतलब कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसा पूरे डिटेल में देखेंगे हम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में देखते हैं। अब ऐसे भी बहुत सारी तरीके हैं जिससे हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, देखते हैं उसके बारे में। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक कोई भी सिस्टम को, या हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को बोल सकते हैं कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, कब, जब व्हेन माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, उसी की प्रॉपर्टी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन, ठीक है, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन एसेट्रा, मतलब किसी की भी प्रॉपर्टीज। माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी सिस्टम की, किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सिस्टम, मतलब वही माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स मतलब प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, डू नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ वो चीजें चेंज नहीं होगी, मतलब स्टडी होगा एक प्रकार का, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, मतलब 1 मिनट में जो उसकी तीनों प्रॉपर्टी की वैल्यू है, 5 मिनट बाद भी वही प्रॉपर्टी की वैल्यू रहेगी। मतलब सराउंडिंग उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही, ना वो सराउंडिंग के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यदि हम एक गैस ले लें, ठीक है, ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा है देख सकते हैं आप, इसमें हैच लाइन लगी हुई है, मतलब इसको फिक्स करके रखे हम, मतलब इसमें वर्क नहीं जा सकता, ठीक है। और एक प्रकार का इंसुलेटेड सिस्टम है, इससे ना हीट निकल सकती है ना इसके अंदर हीट जा सकती है। और इसके अंदर एक गैस है, उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास है। प्रेशर P, T मतलब टेम्परेचर, V मतलब वॉल्यूम, M मतलब मास, इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट है मतलब सेम बना हुआ है हर मिनट में, 10 मिनट में भी वही वैल्यू है, 5 मिनट में भी वही वैल्यू है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे कि ये सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अब हो सकता है इसके अंदर का प्रेशर बाहरी प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो, अंदर का जो टेम्परेचर हो वो मान के चलते 100 डिग्री सेल्सियस हो, जो भी गैस होगी उसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो मान लेते, मगर आइसोलेटेड है और बाहर के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में बोल देंगे। ऑब्वियस ही बात है, यदि ये सिस्टम इंसुलेटेड नहीं होता तो इससे हीट बाहर निकल जाती, तब हम उसको नहीं बोलते कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज बस टाइम के साथ चेंज ना हो, भले वो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, मगर वो ऐसा रखा हुआ है कि उसकी चीजें चेंज नहीं हो रही है, उसका प्रेशर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, उसका वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, उसका मास चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। यदि ये सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा रहा, बाहर का टेम्परेचर कम है, और इसको हम इंसुलेट करके नहीं रखे, तो ये अपना टेम्परेचर लूज कर देगा बाहर, ऑब्वियसली बात है, हीट अपनी लूज कर देगा ये बाहर, तब ये ऐसे एक स्टेट में आ जाएगा, सराउंडिंग के साथ बराबर के एक स्टेट में आ जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। और अभी इसको हम क्या करके रखें, क्लोज रिजिड कंटेनर है जो क्या है, कंप्लीटली इंसुलेटेड है। याद रखिएगा, दो वर्ड हो रहे हैं, आइसोलेटेड और इंसुलेटेड, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है, किसी एक दो चीजों से, आइसोलेटेड मतलब बहुत सारी चीजों से, सारी चीजों से, मतलब तो लगभग मतलब सेम ही है, आप याद रखिएगा। क्लोज रिजिड कंटेनर कंप्लीटली इंसुलेटेड, तो ये क्या है, पूरा इंसुलेटेड है, ना ही इसमें हीट आएगी ना ही इसमें वर्क आएगा, तो जो अंदर की प्रॉपर्टीज है वो वैसी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी,
ठीक है, चाहे कितनी भी हो, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस भी क्यों ना हो, मगर वो चेंज नहीं होगा क्योंकि इंसुलेटेड सिस्टम है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। सिंपल, पानी का ग्लास आप टेबल में रख दीजिए, पानी का टेम्परेचर यदि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, ग्लास में ही रखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है वो। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब दो गैसेस के एग्जांपल से समझते हैं। Whether or not a system is in the state of thermodynamic equilibrium depends on its surrounding। तो पहली चीज किस पे डिपेंड करता है, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो उसके सराउंडिंग पे। ऑब्वियस ही बात है, यदि सराउंडिंग ठंडी हुई और ऑब्जेक्ट गर्म रहा तो वो अपना टेम्परेचर लूज कर देगा। यदि सराउंडिंग गर्म हुई और सिस्टम क्या हुआ, ठंडा हुआ, तो सराउंडिंग से हीट उसमें आ जाएगी। तो सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका वातावरण कैसा है कोई भी सिस्टम का। एंड द नेचर ऑफ द वॉल, मतलब उसकी बाउंड्रीज पे वो डिपेंड करेगा कि उसकी वॉल का नेचर कैसा है। यदि उसकी वॉल इंसुलेटेड हुई तो अंदर कोई भी टेम्परेचर रहे वो तो चेंज होगा ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मगर यदि उसकी वॉल डाइथर्मिक रही, मतलब ऐसी वॉल जो हीट लॉस होने देती है अपने से, तो वो क्या होगा, पूरी हीट लॉस करके थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आएगा, तब स्टेबल कंडीशन में आएगा। ठीक है, दैट सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, मतलब वॉल्स के बारे में बोल रहा है कि उसकी वॉल का नेचर कैसा है, एडियाबैटिक वॉल है कि डायाथर्मिक वॉल है। एडियाबैटिक मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगा, डायाथर्मिक मतलब हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो दो गैस देखते हैं। ये गैस जो है दो कंटेनर में रखी हुई है और ये कंटेनर कैसा है, पूरा एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक है, इसका मतलब हीट ट्रांसफर जीरो होगा, मतलब Q इक्वल टू जीरो होगा हीट ट्रांसफर। ठीक है, हीट कोई लॉस नहीं होगी इसमें, हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं। अब ये दोनों गैस में, ये गैस किसी और प्रेशर पे है और ये गैस कोई और प्रेशर पे है, दोनों का वॉल्यूम भी हो सकता है अलग हो, यदि ये कंटेनर का साइज बड़ा छोटा होगा। ठीक है, कैसा भी हो सकता है। तो इसका प्रेशर अलग, इसका प्रेशर अलग, मगर ये प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। भले इसका टेम्परेचर ज्यादा हो, ये 100 डिग्री सेल्सियस में हो, ये 50 डिग्री सेल्सियस में हो, मगर दोनों के बीच में एडियाबैटिक वॉल्स लगी हुई है, मतलब दोनों का बीच में भी लगी हुई है, दोनों के बीच में वॉल्स, और उसके सराउंडिंग में भी है, मतलब बाहर से भी कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकते ये दोनों सिस्टम, और आपस में भी ये दोनों सिस्टम इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये दोनों सिस्टम की कोई भी वैल्यू रहे तो भी ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी समय के साथ चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो गैस ए, गैस बी, गैस ए का प्रेशर PA और VA उसकी वॉल्यूम, PB उसका प्रेशर और VB उसकी वॉल्यूम, जो भी बनी हुई है, मगर ये बाहर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये दोनों गैसेस को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों गैसेस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो इट इज ऑब्जर्व दैट एनी पॉसिबल पेयर वैल्यूज ऑफ PA VA, मतलब कोई भी वैल्यू हो प्रेशर की, कोई भी वैल्यू हो वॉल्यूम की, विथ will be in equilibrium with any possible pairs of value of PB और VB। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, अंदर उसमें कोई भी प्रेशर हो, कितना भी दोनों का प्रेशर अलग हो, मगर बाहर के साथ वो कोई फर्क नहीं हो रहा है, बाहर के साथ वो कोई इंटरेक्शन दे ही नहीं रहे, ना टाइम के साथ उनका प्रेशर चेंज हो रहा है, क्योंकि क्या है, एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर है। ठीक है, वर्क भी नहीं दे रहे हैं इसमें अभी हम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, मतलब कोई भी प्रॉपर्टीज उसकी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। नॉर्मल पानी रख दीजिए आप, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वो 1 घंटे से भी वही टेम्परेचर है, 2 घंटे में भी वही टेम्परेचर है, तो हम बोलेंगे ये पानी अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब ना ही इसका प्रेशर चेंज हो रहा है, ना ही इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ओके, ठीक है, तो ये हुआ हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहला, एक तो थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो अभी तो हमने जो एग्जांपल देखा वो तो हीट के फॉर्म में था, मतलब थर्मल के फॉर्म में था। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, इसका मतलब नेट फोर्सेस जीरो हो इसमें, ऐसा नहीं हो कि कोई एक फोर्स लग रही है और ये मूव कर रहा है तो इसको वर्क मिलते रहेगा, तो हम नहीं बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ओके, तो नेट फोर्सेस जीरो, मतलब इधर से भी एक फोर्स लगा दो और इधर से भी एक फोर्स लगा दो, मगर ये रुका हुआ है, हिल नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। मगर ये मूव कर रहा है, इसको ढकेल दिया हम, तो हम नहीं बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। हो सकता है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए उस कारण। ओके, फिर एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल देख लिया, मैकेनिकल देख लिया। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अंदर इसका इंटरमोलिक्यूलर लेवल पे कोई चेंजेस ना हो, अंदर ही अंदर कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, इसमें केमिकली स्टेबल रहे। तो ऐसी चीजों, ये तीनों चीजें जब होगी किसी सिस्टम में, तब हम उसको बोलेंगे वो क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ओके, तो एक टेबल देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम भी आएगा, तो हर प्रकार के इक्विलिब्रियम देखते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम
सीरियल नंबर है, इक्विलिब्रियम और क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं उनके। तो फर्स्ट यदि हम थर्मल इक्विलिब्रियम देखें तो थर्मल किसके फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब यदि कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में तो उस सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। सिस्टम 10 डिग्री सेल्सियस में, सराउंड सिस्टम नॉर्मल रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस में, वातावरण का भी टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस में, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम में। ओके, फर्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, कोई भी उसमें प्रेशर और फोर्स नहीं होगी। इफेक्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ प्रेशर एंड फोर्सेस। इक्वालिटी ऑफ प्रेशर एंड फोर्सेस का मतलब ये है कि कोई भी उसमें प्रेशर नहीं लग रहा होगा, कोई भी उसमें फोर्स नहीं लग रही होगी, वो मूव नहीं कर रहा होगा, चुपचाप मस्त आराम से बैठा होगा एकदम, ठीक है। तो कोई भी उसमें मैकेनिकल फोर्सेस नहीं लग रही होगी। थर्ड क्या होगा हमारा, केमिकल इक्विलिब्रियम। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो उसमें। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्ड हमारा। इसमें क्या होगा, उसके इंटर एटॉमिक लेवल पे कोई भी चीजें चेंज ना हो, वो उसमें डिफ्यूजन ना हो जाए, किसी भी प्रकार के उसके मॉलिक्यूल्स चेंज ना हो जाए, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो उसके अंदरूनी लेवल में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। और जब ये तीनों चीज रहेगी, मतलब थर्मली, मैकेनिकली और केमिकली, तब हम उस चीज को क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। जब ये तीनों चीजें रहेंगी तो अबव, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल दी अबव, जब तीनों चीज रहेगी तभी हम उसको क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में वो। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। पहले समझ में आ गया हमको कि टेम्परेचर सेम होगा, टेम्परेचर उसका और उसके वातावरण मतलब उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग अलग नहीं होगा, हीट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब ये। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ये सारे कंसेप्ट जानना जरूरी है क्योंकि ये सब चीजें पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दो सिस्टम्स को हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सिस्टम्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, कब, विथ ईच अदर इफ दे आर एट सेम टेम्परेचर। दोनों क्या होंगे, सेम टेम्परेचर में होंगे। पानी लीजिए अपने घर में, ठीक है, नॉर्मल अपने जहां से भी आप निकलते हैं फिल्टर से पानी निकालते हैं, पानी निकालिए, 2 ग्लास पानी निकाल लीजिए और दोनों ग्लास को रख दीजिए, दोनों ग्लास का तो टेम्परेचर सेम होगा। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ग्लास के जो पानी है, ये दोनों ग्लास के पानी हमारे सिस्टम हुए और ये दोनों सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों को चिपका के रख दो, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा उससे। तो ये क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। मींस नो नेट फ्लो ऑफ हीट, कोई नेट फ्लो ऑफ हीट नहीं होगा व्हेन दे आर ब्रॉट इन थर्मल कांटेक्ट। कोई उसमें हीट फ्लो नहीं होगा यदि हम दोनों को कांटेक्ट में ले आए, हीट के फॉर्म में कांटेक्ट में ले आए, तो दोनों का टेम्परेचर मान के चलते हैं रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, तो दोनों के बीच में कोई हीट फ्लो नहीं होगी। मतलब जितनी भी चीजें, यदि हम 5 चीजें लेते हैं, 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट लेते हैं और पांचों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, ये पांचों चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि किसी से भी हीट का फ्लो नहीं होगा। किसी का भी एक का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो उससे हीट फ्लो होने लग जाएगी, और कब तक फ्लो होगी, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम आ नहीं जाता किसी ठंडी बॉडी में। कोई भी गर्म बॉडी से किसी ठंडी बॉडी में भी हीट कब तक फ्लो होती है, जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ये अपनी हीट लॉस कर लेगी और ये अपनी हीट गेन कर लेगी, ठीक है। उसके बाद वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में हीट लॉस करेंगे, और जब तक वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर जितना आ जाएंगे तब तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका। एग्जाम्पल देखते हैं। अब वही जो गैस थी, यही वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था, कौन सा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। यहां पे क्या था, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में था और दोनों का चीजें अलग था, प्रेशर अलग है इसका, इसका भी प्रेशर अलग है, दोनों का टेम्परेचर भी अलग हो सकता था, इसका टेम्परेचर कहो ज्यादा हो, इसका टेम्परेचर कम हो, ठीक है। तो अभी तो एडियाबैटिक वॉल से पूरा क्लोज है, ऐसी वॉल जो हीट ट्रांसफर नहीं होने देगी, ठीक है, एडियाबैटिक वॉल। अब यदि इस वॉल दोनों को बाहर से, तो सराउंडिंग के साथ तो ये एडियाबैटिक वॉल से ही, मतलब बाहरी दुनिया से तो कोई लेने देना है ही नहीं इसका। बीच की जो ये दीवार है, यदि इस दीवार को मैं चेंज करके डायथर्मिक वॉल लगा दूं, डायथर्मिक वॉल का मतलब होता है ऐसी वॉल जो हीट ट्रांसफर होने देगी। तो आप देख सकते हैं पिंक रंग की एक डायथर्मिक वॉल यदि हम इसके बीच में प्लेस कर दिए तो क्या होगा, दोनों में से जो भी गर्म होगा, यदि ये गर्म हुआ तो इसकी हीट इसमें जाने लग जाएगी। बाहर के साथ ये लोग कोई इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मगर आपस में इन लोग लेन देन शुरू कर देंगे, तो इसकी हीट इसमें फ्लो होने लग जाएगी और दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा उसके बाद चेंज हो जाएगा। तो दोनों मान के चलते हैं कोई नए स्टेट में पहुंच जाएंगे, जो एक नया स्टेट का प्रेशर क्या होगा, PA' और VA', और इस गैस के नए स्टेट का प्रेशर क्या होगा, PB', VB', ठीक है। और दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। कब तक हीट फ्लो होगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है। बाहर से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि सराउंडिंग के साथ उसकी एडियाबैटिक वॉल अभी भी लगी हुई है, बाहर के साथ हीट ट्रांसफर नहीं होगा, आपस में इन लोग कर सकते हैं। तो इन लोग कब तक हीट ट्रांसफर करेंगे, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता।
मतलब गैस ए और गैस बी का टेम्परेचर जब बराबर हो गया, ठीक है, मान के चलते हैं ये यदि 100 डिग्री में रहा और ये 50 डिग्री में रहा, तो ये क्या करेगा, हीट लूज करके 75 आ गया और ये हीट गेन करके 75 डिग्री आ गया। अब दोनों 75 डिग्री सेल्सियस में है, तो अब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। बाहर के साथ तो हीट लूज करेंगे नहीं उन लोग, क्योंकि एडियाबैटिक वॉल लगी हुई है बाहर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। ओके, तो जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, या जितनी भी चीजें हम ले रहे हैं उन सब का टेम्परेचर समान हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये क्या हुई, बाद में आई एकदम। सबसे पहले फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स आई, क्योंकि वो एक प्रकार की एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, उसी पे बेस्ड है, मगर उसकी स्टेटमेंट अलग है फर्स्ट लॉ की। ओके, बेस्ड उसी पे है, ठीक है। सेकंड लॉ आई, उसके बाद सेकंड लॉ आने के बाद क्या हुआ, फिर थर्ड लॉ आई, उसके बाद क्या हुआ, जीरोथ लॉ आई। तो जीरोथ लॉ बाद में आई, तो उसको हम, फर्स्ट लॉ तो पहले से ही आ गई थी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका नेमिंग कैसे दें, तो इसलिए उसका नाम हम जीरोथ लॉ दे दिए, ताकि जब लोग पढ़ें तो पहले इस लॉ को पढ़ें, फिर उसके बाद वो दो लॉ पढ़ें। ठीक है, तो इन्वेंशन पहले फर्स्ट लॉ का हो गया था, फिर उसके बाद एकदम एंड में जीरोथ लॉ आई। तो क्या बोलती है जीरोथ लॉ, इसके बारे में देखते हैं। तो दिस लॉ वॉज फॉर्मुलेटेड बाई आर.एच. फॉलोअर ने इसको बनाया, इस लॉ को 1931 में। बहुत पहले ही साइंटिस्ट लोग जो भी हम पढ़ते हैं वो बहुत पहले ही उन लोग बना लिए रहते हैं। जितनी भी चीजें आज पढ़ रहे हैं वो सब 100-200 साल पुरानी होगी, ठीक है, फिर भी हमारे लिए वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इतनी पुरानी हो गई तो क्यों पढ़ेंगे। तो 1931 में इसको आर.एच. फॉलोअर जी ने बनाया। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट, क्या बोलती है देखते हैं। एक प्रकार की मैथ्स की लॉ है कि दो लाइन आपस में पैरेलल है, एक लाइन दो, पहली लाइन दूसरी लाइन के साथ पैरेलल है और पहली लाइन तीसरी लाइन के साथ पैरेलल है, तो दूसरी और तीसरी लाइन भी क्या होंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। यही बोलती है ये लॉ भी, मगर ये लॉ किसके सेंस में बोलती है, टेम्परेचर के सेंस में बोलती है। देखते हैं, इफ टू सिस्टम्स ए और बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, यदि दो सिस्टम है ए और बी और वो दोनों सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ये दोनों का टेम्परेचर बराबर है और ये दोनों का टेम्परेचर बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों का भी टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा। ये लॉ बोलती है, ठीक है। टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटेड इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। और ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे ईच, एक दूसरे के। ठीक है, देखते हैं डायग्राम से। यहां पे एक गैस है ए और दूसरी गैस है बी और सी, तीन गैस लिए यहां पे हम, तीन अलग अलग कंटेनर में। गैस ए और गैस बी के कंटेनर के बीच में क्या है, एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या होगा कि हीट ट्रांसफर जीरो होगा, दोनों में कोई हीट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे लोग आपस में। तो आपको ऑरेंज रंग की एडियाबैटिक वॉल दिख रही है, और ए और सी और बी और सी के बीच में क्या है, डाइथर्मिक वॉल लगी हुई है। मतलब डाइथर्मिक वॉल जो पिंक रंग की है वो क्या करेगी, हीट ट्रांसफर होने देगी। तो दोनों तीनों में से जो भी जितना भी गर्म हुआ, ए और सी मान के चलते हैं, सी ज्यादा गर्म हुआ, ए ठंडा हुआ, तो इन लोग के बीच में हीट एक्सचेंज होगा। सी और बी के बीच में हीट एक्सचेंज होगी, और कब तक हीट एक्सचेंज होगी, तब जब तक इन लोग आपस में दोनों सी और ए और सी और बी क्या आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो जब ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे डायथर्मिक वॉल होगी, दोनों सी और ए और सी और बी के बीच में हीट एक्सचेंज होगा। कब तक होगा, जब तक सबका टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। मतलब ए सी इक्वल टू टी ए हो जाएगा, इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, और ए सी इक्वल टू टीबी हो जाएगा, ये दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। अब दीवार चेंज कर देते हैं, ये जो एडियाबैटिक वॉल है उसको हम यहां यूज कर लेते हैं ऊपर में, और इन लोग दोनों के बीच में आप डायथर्मिक वॉल यूज कर लेते हैं। एडियाबैटिक वॉल हीट ट्रांसफर होने नहीं देगी, मतलब ए और बी का सी के साथ कनेक्शन टूट गया। अब ए और बी का आपस में कनेक्शन हम जोड़ दिए डायथर्मिक वॉल लगा के पिंक रंग की। तो अब इनके बीच में क्या होगा ना, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों तो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में थे ही, सी ए के साथ था और सी बी के साथ था, तो जितना होना तो हो गया। अब यहां पे डायथर्मिक वॉल लगाएंगे ना, तो ए और बी के बीच में क्या होगा, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब टी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। जैसे ही हम यहां पे डायथर्मिक वॉल लगाएंगे कोई हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर सारी बॉडी का क्या होता है, समान होता है। यदि कोई बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है कोई एक टेम्परेचर, तो अगली बॉडी लेके आएंगे उसका टेम्परेचर भी उतना है, तो दोनों बॉडी सेम डिग्री मतलब टेम्परेचर पे होगी, वो दोनों बॉडी की हीट लेवल सेम होगा। इसका मतलब ये होता है। तो ये बोलती है हमारी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि ए और सी और बी और सी यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए बी भी क्या होंगे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसी से क्या आया, हमारा कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर आया, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मेन लॉ है टेम्परेचर के लिए। इससे हमें ये समझ में आता है कि यदि 10 ठोक बॉडी है और 10 बॉडी का डिग्री 10 बॉडी का टेम्परेचर यदि 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब वो सारी बॉडी क्या होंगी, सेम होगी, और वो सारी बॉडी के बीच में आपस में हीट एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सारी बॉडीज किसमें होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ओके, तो देखते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंप्लाइज दैट टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर क्या है, एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, विच हैज सेम वैल्यू फॉर ऑल द सिस्टम, जिसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है सारे सिस्टम के लिए। यदि एक का 10 डिग्री टेम्परेचर है, अगले का भी 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम बोलेंगे समान है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है दोनों सिस्टम, सबके लिए सेम रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक गैस 10 डिग्री सेल्सियस में अलग है और उसी गैस का 10 डिग्री सेल्सियस अगली गैस में क्या हो रहा है, वो 20 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो दोनों समान स्टेट में होंगी, विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, जो क्या होगी, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, टेम्परेचर इज दैट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। टेम्परेचर क्या है, एक प्रकार की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है टेम्परेचर एक प्रकार की, विच डिटरमाइंस वेदर द टू सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट। तो टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो बताएगी कि ये दोनों सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। होंगे तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, नहीं होंगे तो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा। और नॉर्मल डेफिनेशन यदि टेम्परेचर का देखें तो टेम्परेचर क्या है, ऑफ ए बॉडी इज दैट पैरामीटर विच डिटरमाइंस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और ये चीज हम पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, जब हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, कि टेम्परेचर क्या बताता है, हीट फ्लो का डायरेक्शन बताता है। कैसे फ्लो होता है हीट, कैसे फ्लो होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, तो इट डिटरमाइंस डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोई चीज कितनी गर्म है उसके बारे में टेम्परेचर बताता है, एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो टेम्परेचर क्या डिटरमाइन करके देता है हमें, कोई बॉडी कितनी गर्म है और कोई बॉडी कितनी ठंडी है। तो ये सब चीज किससे आई, ये सारी चीजें किससे आई, जीरोथ लॉ से आई। ओके, तो जीरोथ लॉ से आया हमारा टेम्परेचर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम शुरू करेंगे अपना हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क, फर्स्ट लॉ के बारे में। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बिल्कुल बने रहे हमारे साथ।